हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसी टॉपिक पर हमने एक और वीडियो बनाया था, उसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल या फिर भक्तिकाल। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अमीर खुसरो जो थे दोस्तों, वो आदिकाली कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल। उनका संबंध किससे? आदिकाल से उनका संबंध है। दोस्तों, इनको खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि इनको जो है कहा जाता है। काफी बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कौन है? तो अमीर खुसरो थे। ये भी आप लोग जो पॉइंट है इसको भी नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्ति लता की भाषा क्या है? हर एक प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को दे रहे हो जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कीर्ति लता की भाषा क्या है? बताना है आपको। तो कीर्ति लता की भाषा ऑप्शन आपके सामने, अवधि, मिश्रित अपभ्रंश, ब्रज भाषा या फिर प्राकृत भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अपभ्रंश। ठीक है। अगर बात करें इसके रचनाकार की, तो रचनाकार इसके हैं विद्यापति। कौन रचनाकार है? विद्यापति। तो विद्यापति इसके रचनाकार हैं दोस्तों। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो किस चीज़ का वर्णन किया गया है? राजा कीर्ति सिंह की वीरता का। किसका? राजा कीर्ति सिंह की। राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए इस रचना का क्या नाम है? कीर्ति लता। यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस लिए इनका जो है नाम कीर्ति लता पड़ा, क्योंकि राजा कीर्ति सिंह की इसमें वीरता का पूरा वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है दोस्तों। अमीर खुसरो से रिलेटेड आपके काफ़ी बार एग्जाम में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। हम इस वीडियो में हर एक प्रश्न को यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। चलिए, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है दोस्तों, वो आपका एटा जिले में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर सन की बात करें, किस वर्ष इनका जन्म हुआ था, तो 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बहुत अच्छे कवि हैं आदिकाल के, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, आपको बताना है। दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपका है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगर इसके रचनाकार की बात करें, तो रचनाकार का नाम है चंद। क्या नाम है? चंद। पूछा जाए किस सदी में रचना हुई थी, तो 18वीं सदी में। किस सदी में? 18वीं सदी में इसकी जो है रचना की थी। किसने? चंद ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, दलपति विजय, नरपति नाल, जटमल तथा जलनड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जटमल के द्वारा जो है कथा रची गई है। कौन सी? गोरा बादल की कथा। ये एक कहानी है। ठीक है। ये क्या है? अगर पूछा जाए क्या है, तो ये एक कहानी है। इस कहानी में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो राजपूत योद्धा जो है चित्तौड़ के थे, गोरा और बादल, उनकी जो है वीरता का इसमें पूरा वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोरा बादल की कथा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपका है, आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो आलखंड का जो वास्तविक स्रोत ग्रंथ है दोस्तों, वो आपका है परमाल रासो। अधिकतर लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आप लोग देखिएगा। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? पंच पांडव चरितरास के जो रचयिता हैं दोस्तों, वो है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। इसमें जितने भी प्रश्न आपके मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर जो प्रश्न को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इसके जो रचयिता हैं दोस्तों, उनका नाम है शालिभद्र सूर्य, और इसकी रचना कब हुई थी? रचना उन्होंने की थी 1350 ईस्वी में। कब की थी? 1350 ईस्वी में इसकी रचना की थी। इसको दोस्तों हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ऐतिहासिक रास ग्रंथ। ठीक है। रास ग्रंथ। पूछा जाए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ कौन है, तो यही है पंच पांडव चरित रास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं दोस्तों? अब्दुल रहमान को मानते हैं, या फिर सरहपा, या फिर स्वयंभू, या फिर पुष्यदंत। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए है, अब्दुल रहमान को। किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीसल देव रासो कितने खंडों में विभक्त है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? 4, 5 या फिर 7 या फिर 8? तो बीसल देव रासो जो है वो 4 खंडों में विभक्त है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 का कह रहा है, कह रहा दोहा
दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश बताना है किसकी रचना है, तो दोस्तों ये जो रचना है ये है सरहपा की। किसकी रचना है? सरहपा की। चलिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है? जो महापुराण है उसमें कितने महापुरुषों के जीवन का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 63। कितने? 63। इसका एक दूसरा नाम है दोस्तों, दूसरा नाम क्या है? तिरसठी। तिरसठी बहुत ही जरूरी है इस चीज़ को जानना। तिरसठी महापुराण, महापुराण गुणालंकार, गुणालंकार। अब यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि तिरसठी का मतलब क्या होता है। 63 जो है महापुरुषों का इसमें जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। ये भी इसका एक दूसरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न है श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? श्रावकाचार की दोस्तों रचना कब हुई थी? वर्ष 933 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 933 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अगर बात करें इसमें कितने दोहा हैं, तो 250 दोहे हैं। 250 दोहे, ठीक है, दोहे। अगर बात करें इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इन दोहों में दोस्तों श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। श्रावक धर्म, श्रावक धर्म का इसमें जो है वर्णन किया गया है। इसके रचयिता कौन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचयिता की बात करें तो वो है देवसेन। रचयिता कौन है दोस्तों? वो है देवसेन। ये सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। आदिकाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले मैंने एक क्लास डाली थी, अगर उस क्लास को आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इसी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर के उसकी लिंक मिल जाएगी, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर का, कह रहा है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? जहाँ पर जो है खड़ी बोली की बात करें वहाँ पर आपको समझ जाना है अमीर खुसरो जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो अमीर खुसरो थे दोस्तों आदिकाल में अपनी रचनाएं खड़ी बोली में करते थे। चलिए अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? दोस्तों नाथों की कुल संख्या 9 मानी गई है। एक ट्रिक के तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं, 9 और नाथ उच्चारण करेंगे तो नाथ से ही जो है 9 निकलता है। ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इसको आप ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। नाथ मतलब 9, तो नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9। चलिए अगला प्रश्न आपका है दोस्तों आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आला खंड का दोस्तों जो दूसरा नाम है वो है परमाल रासो। क्या नाम है? परमाल रासो। आप देखते हैं अगले प्रश्न को, तो कह रहा है ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? ग्रियर्सन ने दोस्तों आदिकाल को कहा है चारण काल। क्या कहा है? चारण काल। बीज वपन काल किसने कहा है दोस्तों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। अगर बात करें हम लोग प्रारंभिक काल की, तो प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। किसने कहा है? मिश्र बंधु। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि कौन है? बताना है आपको दोस्तों अष्टछाप कवि कौन है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लेते हैं कि अष्टछाप क्या होता है ना। अष्टछाप क्या होता है और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? स्थापना की अगर बात करें तो 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। और अष्टछाप है क्या दोस्तों? 8 कवियों का एक समूह है जिसको अष्टछाप कहा जाता है। जो समूह है उसकी स्थापना किसने की थी? श्री वल्लभाचार्य जी ने की थी और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी, ठीक है। उनमें 8 कवियों को जो है रखा गया, उनका समूह है। ये लोग क्या करते हैं? श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे, इसलिए इनको कहा गया है अष्टछाप कवि। इसमें से एक आपके सूरदास जो हैं वो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन से हैं दोस्तों? छीत स्वामी है, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर। और दूसरे हैं गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, कृष्णदास, नंददास, कुंभन दास तथा परमानंद दास। ये आपके 8 कवि हैं जिनको अष्टछाप कवि कहा जाता है। रचना दोस्तों अगर स्थापना की बात करें तो वर्ष 1565 ईस्वी में इन लोगों की स्थापना जो है इस समूह की गई थी। चलिए अगला अगर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा अंधेर नगरी के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही चर्चित प्रश्न है, सभी को लगभग पता होगा। अंधेर नगरी के जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्या है? ये एक नाटक है दोस्तों। इस नाटक का जो उद्देश्य क्या था ये भी काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है। आप लोग यही पढ़ के जाते हैं अंधेर नगरी के जो लेखक कौन है सबको पता है। अब ये पूछा जाए अगर जो है इसका जो उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य आप लोग नोट कर लेंगे। उद्देश्य था इसका अन्यायी शासन की कमियों को उजागर करना, इसीलिए इसका नाम है अंधेर नगरी, ठीक है। अंधेर नगरी, अन्यायी शासन जो थे उनकी कमियों को ये लोग अपनी जो है इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है दिखाए थे, तो यही उनका उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका गारसा दत्त तासी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, तो कह रहा भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? बताना है आपको दोस्तों। भाषा काव्य संग्रह के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके महेश दत्त शुक्ल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन का इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, महेश दत्त शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न आपका है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, तो अगला प्रश्न है आपका राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? बताना है आपको राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है सिद्ध सामंत काल। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
तो अगला प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार जो संत थे दोस्तों, उनकी संख्या कितनी मानी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। ये लोग कौन थे? ये तमिल के कवि एवं संत थे। तमिल कवि व संत, ठीक है। तमिल कवि और संत थे, इनकी संख्या कितनी थी? 12, जिनको अलवार संत कहा जाता है। तो अलवार संतों की अगर संख्या पूछे तो 12। पृथ्वीराज रासो की क्या भाषा है? पृथ्वीराज रासो की दोस्तों भाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डिंगल। डिंगल भाषा है दोस्तों। डिंगल भाषा क्या होता है? ये अपभ्रंश और राजस्थानी, अपभ्रंश और राजस्थानी, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, जो भाषा आपकी निकल के आती है वो होती है डिंगल भाषा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पिंगल भाषा भी लिखा है। तो पिंगल भाषा दोस्तों होती है अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिलाने से जो भाषा बनती है वो होती है पिंगल भाषा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? आचार्य शुक्ल ने जो रासो शब्द का संबंध है दोस्तों, वो किससे माना है? माना है रसायन से। किससे माना है? रसायन से। इससे संबंधित एक और प्रश्न आपका पूछा जा सकता है दोस्तों, रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई? तब आपका उत्तर रहेगा रास से। किससे हुई? रास से जो है इसकी उत्पत्ति हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? विद्यापति के गुरु का आपको नाम बताना है। तो विद्यापति के जो गुरु थे उनका नाम था पंडित हरि मिश्रा। क्या नाम था? पंडित हरि मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपका, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किया था पतंजलि ने। किसने किया था? पतंजलि ने। आप देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर जो है वो किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो दोस्तों श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, राउरवेल में कितनी बोलियों का सजीव चित्रण मिलता है? सही उत्तर आपका क्या होगा? 7 या फिर 8, 6, 5 या फिर 6। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका 7 बोलियों का। कितनी बोलियों का? 7 बोलियों का। अगर इसके रचनाकार की बात करें तो रचनाकार का नाम है रोडा कवि। रोडा कवि। रोडा कवि के द्वारा ये रचना की गई है दोस्तों। इसको जो है प्रथम चंपू काव्य ग्रंथ भी कहते हैं। प्रथम, पूछ लिया जाए प्रथम चंपू काव्य ग्रंथ कौन है? काव्य ग्रंथ तो जो दोस्तों यही है, क्या है? राउरवेल। चलिएगा अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, आदिकाल की 2 विशेषताएं क्या हैं? ये आपको दोस्तों बताना है, आपके लिए है ये। और इसके जो बाद वाला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? ये भी प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास की हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में अपने नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। जिसने भी क्लास को देखा हो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर भेज दें। तो आज की क्लास की यहीं पर हम लोग समाप्ति करते हैं।